नमस्कार। आज हम प्रेमचंदोत्तर युग के उपन्यास के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर जो आप वीडियो स्किप कर देंगे तो आप बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा खो देंगे उपन्यास का। तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इसमें सारे ही कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। और ऐसा ना हो कि आप वीडियो स्किप करके छोड़ के चले जाएं और आप वो महत्वपूर्ण हिस्सा खो दें, आप उन्हें देख नहीं पाएँ और आप परीक्षा में जब 1-2 नंबर से चूक जाएंगे तो यही आपको लगेगा कि हाँ, काश हमने एक चीज़ पढ़ ली होती तो हमारा ये प्रश्न गलत नहीं होता। तो इसमें प्रेमचंदोत्तर युग के जितने भी उपन्यास हैं, उपन्यासकार हैं, उनको हम भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। जैसे मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार, व्यक्तिवादी उपन्यासकार, सामाजिक उपन्यासकार। इससे प्रश्न जरूर पूछता है परीक्षा में और आया हुआ प्रश्न है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है परीक्षा की दृष्टि से। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रेमचंदोत्तर युग हिंदी उपन्यास 3 भागों में बटा है। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग। प्रेमचंदोत्तर युग को 1936 के बाद से आज वर्तमान समय तक माना जाता है। प्रेमचंदोत्तर युग के उपन्यासों का विवेचन डॉक्टर नगेंद्र तथा मधुरेश ने निम्नलिखित रूप से किया है। इसको हम भागों में बांट के करेंगे। पहला है मनोविश्लेषणवादी उपन्यास। प्रश्न प्रीवियस ईयर में आया हुआ है कि कौन सा कवि मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार है, कौन व्यक्तिवादी उपन्यासकार है। तो ऐसे हम इसे भागों में बांट कर अध्ययन करेंगे। तो ये जो क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और आप इसे जरूर देखना। अब आगे हम मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों को देखते हैं। जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी, अज्ञेय, डॉक्टर देवराज ये प्रमुख मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं, जिनका विवेचन हम नीचे देख रहे हैं। प्रमुख मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार एवं उपन्यास। सबसे पहले हैं जैनेन्द्र। पहले हम जैनेन्द्र के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि इन्हें मनोविश्लेषणवादी का कुछ विद्वान जैनेन्द्र को मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार मानते हैं, का जनक मानते हैं। कुछ लोग इलाचंद जोशी को मानते हैं। तो सबसे पहले जैनेन्द्र के बारे में देखेंगे, इनके प्रमुख उपन्यास और उसकी विषय वस्तु देखेंगे। अभी एलटी का पेपर हुआ है, आप देख ही सकते हैं कि रचना के अंदर की चीज़ें पूछी गई थी। जो संस्कृत की रचनाएं आई थी उसमें कुमार संभवम के बारे में पूछा गया था कि इसमें क्या वर्णित है। वैसे ही अब उपन्यासों में यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि इस उपन्यास की विषय वस्तु क्या है। तो परख उपन्यास जो है जैनेन्द्र का, जो इसमें परख उपन्यास है उसके बारे में हम देख रहे हैं। परख उपन्यास का केंद्रीय विषय प्रेम के एक विशेष चित्रण है। प्रेम का त्रिकोण तथा पत्नी व प्रेमिका का टूल में चित्रित हुआ है। परख में पत्नी प्रेमिका के बीच के जो संबंध है उसके बारे में चर्चा हुई है परख उपन्यास में। जैनेन्द्र का सुनीता उपन्यास जो है, उपन्यास से जैनेन्द्र उपन्यासकार के रूप में स्थित हुए। सुनीता में दाम्पत्य प्रेम तथा दाम्पत्य से बाहर के प्रेरकों का तनाव का चित्रण हुआ है। सुनीता उपन्यास जो है जैनेन्द्र का, इसमें दाम्पत्य प्रेम तथा दाम्पत्य के बाहर के प्रेम जो प्रेरक होते हैं, प्रेरकों के तनाव का चित्रण हुआ है। उपन्यास में जैनेन्द्र ने दाम्पत्य प्रेम करने के स्त्री अधिकार की वकालत की है। जैनेन्द्र ने उपन्यास में, इस सुनीता उपन्यास में जैनेन्द्र ने दाम्पत्य प्रेम करने के स्त्री अधिकार की वकालत की है।
त्यागपत्र बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है, इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास है त्यागपत्र। बहुत बहुत ही अच्छा उपन्यास इनका है। उपन्यास के मुख्य पात्र मृणाल है। मृणाल के माध्यम से स्त्री के आत्मपीड़ा तथा विद्रोह का चित्रण हुआ है त्यागपत्र उपन्यास में। जैनेन्द्र को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का आरंभकर्ता माना जाता है, माने प्रवर्तक माना जाता है। जैनेन्द्र को मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जो है क्या आरंभकर्ता या प्रवर्तक माना जाता है। जैनेन्द्र के अधिकांश उपन्यासों का मूल विषय काम, पीड़ा एवं अहम का समर्पण है। यह परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, टीजीटी पीजीटी परीक्षा और नेट परीक्षा में यह प्रश्न आया हुआ है कि जैनेन्द्र के उपन्यासों का मूल विषय क्या रहता है। तो जैनेन्द्र के उपन्यासों का मूल विषय काम, पीड़ा एवं अहम का समर्पण है। जैनेन्द्र के संबंध में डॉक्टर गोपाल राय ने लिखा है। डॉक्टर गोपाल राय का कथन है जैनेन्द्र के संबंध में, आलोचकों के कथन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और यह परीक्षा में 100% पूछे जाते हैं। इसीलिए जो आलोचकों के कथन है उसे 1-2 बार आप जरूर पढ़ लीजिए या याद कर लीजिए। व्यक्ति के आंतरिक जीवन, मानसिक द्वंद्व, मूल्य विषयक संघर्ष आदि की अधिक गहराई और सृजनात्मकता के साथ उपन्यास का विषय बनाने का श्रेय जैनेन्द्र कुमार को है। यह गोपाल राय का कथन है जैनेन्द्र के बारे में कि व्यक्ति के आंतरिक जीवन, मानसिक द्वंद्व, मूल्य विषयक संघर्ष आदि की गहराई और सृजनात्मकता के साथ उपन्यास का विषय बनाने का श्रेय जैनेन्द्र को है। मुक्तिबोध जैनेन्द्र का राजनीतिक विमर्श का उपन्यास है। मुक्तिबोध। पहले हम इनके उपन्यासों के प्रमुख उपन्यासों की कथा वस्तु देखते हैं। पूरी कथा वस्तु खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद हम प्रमुख उपन्यास और ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। मैं उपन्यासों की ट्रिक बना के आपको दूंगी, आप वो ट्रिक से याद करेंगे, बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगी। मैंने कुछ उपन्यासों की ट्रिक बना ली है और शॉर्ट में अपलोड भी कर दिया है, लेकिन सारे कुछ जो महत्वपूर्ण और उपन्यास हैं उनको ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। आगे है इलाचंद जोशी। इलाचंद जोशी कृत घृणामयी उपन्यास, जिसका प्रकाशन हुआ 1950 ईस्वी में। इस जो घृणामयी है इसका जो उपन्यास है लज्जा शीर्षक से प्रकाशित हुआ था 1950 ईस्वी में। पहले घृणामयी के नाम से था, फिर 1950 ईस्वी में लज्जा शीर्षक से प्रकाशित हुआ था घृणामयी। घृणामयी उपन्यास आत्मकथ्यात्मक प्रविधि में लिखित एक युवती के पश्चात की कथा है। इसकी कथा वस्तु क्या है? आत्मकथात्मक प्रवृत्ति में लिखा एक युवती के पश्चाताप की कथा है। सन्यासी में नायक नंद किशोर के अहम भाव का मनोविश्लेषण किया गया है। यह उपन्यास आत्मकथात्मक शैली में लिखित है। शीर्षक के अनुसार नंद किशोर अंत में सन्यासी होकर देश सेवा में लग जाता है, इसीलिए इस उपन्यास का नाम सन्यासी रखा गया है। इसका नायक नंद किशोर है और उसके अहम भाव का मनोविश्लेषण किया गया है इस उपन्यास में। पर्दे की रानी उपन्यास में ऐसी नायिका, इसकी नायिका कौन है? निरंजना। पर्दे की रानी उपन्यास की नायिका निरंजना है। ऐसी नायिका का चित्रण है जो खूनी पिता तथा वेश्या माँ की पुत्री होने की जानकारी के पश्चात हीन भावना से ग्रस्त हो जाती है तथा समाज के प्रति घृणा का भाव रखने लगती है। पर्दे की रानी की नायिका है निरंजना।
तो वो निरंजना ऐसी नायिका है, ऐसी नायिका का चित्रण है पर्दे की रानी में, जो खूनी पिता तथा वेश्या माँ की पुत्री होने की जानकारी के पश्चात, जब उसे पता चल जाता है कि उसका पिता खूनी था और उसकी माँ वेश्या थी, तब वह हीन भावना से ग्रस्त हो जाती है और समाज के प्रति घृणा भाव रखने लगती है। निर्वासित उपन्यास में महीप और नीलिमा के प्रेम का चित्रण हुआ है। निर्वासित में महीप और नीलिमा के प्रेम का चित्रण हुआ है। इलाचंद जोशी का सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास है। इसमें एक शिक्षित युवा का रोजगार की तलाश में भटकते हुए कहा जाता है कलकत्ता में भटकता है तथा उस प्रक्रिया में उसकी मनोदशा का चित्रण किया गया है निर्वासित में। जो निर्वासित उपन्यास है, इसमें एक शिक्षित युवक का रोजगार की तलाश में भटकने कलकत्ता में तथा उस प्रक्रिया में उसकी मनोदशा का चित्रण किया गया है निर्वासित में। कवि की प्रेयसी इलाचंद जोशी का उपन्यास जो है कवि की प्रेयसी उपन्यास में कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्रम में चित्रित पात्र कवि नाटककार सौमिल्लिक के जीवन का काल्पनिक चित्रण हुआ है। कवि के प्रेयसी, यह ध्यान रखना प्रश्न पूछ सकता है कि किस कथा इस पर आधारित, किस पर है यह। तो कवि की प्रेयसी इलाचंद जोशी का उपन्यास कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्रम में चित्रित पात्र कवि नाटककार सौमिल्लिक के जीवन का काल्पनिक चित्रण हुआ है कवि की प्रेयसी में। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार इलाचंद जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास का पुरस्कर्ता माना जाता है। मैंने शुरू में ही कहा था कि कुछ विद्वान इलाचंद जोशी को मनोवैज्ञानिक उपन्यास का आरंभकर्ता मानते हैं, तो कुछ जैनेन्द्र को मानते हैं। गोपाल राय इलाचंद जोशी को मानते हैं। यूँ तो जैनेन्द्र कुमार ने उपन्यास में सामाजिक प्रश्नों की तुलना में मनोवैज्ञानिक स्थितियों को अधिक महत्व देने की पहल की है, पर शुद्ध मनोवैज्ञानिक समस्याओं को केंद्र में रखकर उपन्यास लिखने की पहली कोशिश जोशी जी ने ही की है। यह डॉक्टर गोपाल राय का कथन है। डॉक्टर गोपाल राय इलाचंद जोशी के बारे में कहते हैं कि इलाचंद जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास का पुरस्कर्ता माना जा सकता है। कहते हैं और रीजन देते हैं, यूँ तो जैनेन्द्र कुमार ने उपन्यास में सामाजिक प्रश्नों की तुलना में मनोवैज्ञानिक स्थितियों को अधिक महत्व देने की पहल की है, पर शुद्ध मनोवैज्ञानिक समस्याओं को केंद्र में रखकर उपन्यास लिखने की पहली कोशिश जोशी जी ने ही की है। अब हमने मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार में जैनेन्द्र को देख लिया है, इलाचंद जोशी को देख लिया है। अब आगे हमारे जो दूसरे मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं वह हैं अज्ञेय। अज्ञेय ने अपने प्रयोगों के माध्यम से मनोविश्लेषणवादी उपन्यास को एक नया आयाम प्रदान किया। इनका शेखर एक जीवनी एक मनोविश्लेषणवादी उपन्यास ही है। शेखर एक जीवनी अज्ञेय का अति महत्वपूर्ण उपन्यास है। शेखर एक जीवनी में नायक शेखर के व्यक्तित्व का उपन्यास विजन बनाया गया है। प्रथम भाग में शेखर बाल वयः संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किया गया है, जो 2 भागों में प्रकाशित हुआ था शेखर एक जीवनी। तो पहले भाग में नायक शेखर के बाल वयः संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किया गया है। शेखर एक जीवनी कथ्य के साथ साथ भाषा एवं शिल्प के स्तर पर भी हिंदी उपन्यास की परंपरा को एक नई दिशा प्रदान करता है। शेखर एक जीवनी पर रोमा रोला की पुस्तक जियां क्रिस्टॉक का प्रभाव माना जाता है, जिसे स्वयं अज्ञेय ने स्वीकार किया है।
स्वयं अज्ञे ने स्वीकार किया है। शेखर एक जीवनी पर किसका प्रभाव माना जाता है? रोमा रोला की पुस्तक जियां क्रिस्टॉक का प्रभाव माना जाता है और इसे अज्ञे ने स्वयं स्वीकार किया है। शेखर एक जीवनी फ्लैशबैक पूर्व दीप्ति शैली में लिखित उपन्यास है। शेखर एक जीवनी को प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर उसकी आलोचना की गई है। यह ध्यान रखना, यह प्रश्न आया हुआ भी है। शेखर एक जीवनी को प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर उसकी आलोचना की गई है। अज्ञे ने शेखर के संबंध में लिखा है, शेखर की खोज अंततोगत्वा स्वतंत्रता की खोज है। अज्ञे ने खुद लिखा है शेखर के बारे में कि शेखर की खोज अंततोगत्वा स्वतंत्रता की खोज है। आगे है नदी के द्वीप उपन्यास में रेखा भुवन तथा गौरा का प्रेम त्रिकोण चित्रित हुआ है। रेखा भुवन गौरा, इनका त्रिकोण प्रेम है चित्रित हुआ। इसमें भुवन चंद्र माधव, रेखा और गौरा की मनोदशा का चित्रण हुआ है। अज्ञे ने नदी के द्वीप को 4 संवेदनाओं का अध्ययन कहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अज्ञे ने नदी के द्वीप को 4 संवेदनाओं का अध्ययन कहा है। अपने अपने अजनबी उपन्यास में अज्ञे ने योके और सेल्मा नामक पात्रों के माध्यम से जीवन मृत्यु वर्ण की स्वतंत्रता, आस्था आदि से संबंधित सवालों पर विचार किया है। अपने अपने अजनबी के बारे में पूछा जाता है कि इसकी कथा वस्तु क्या है, तो मृत्यु से साक्षात्कार है इसकी कथा वस्तु, और जीवन मृत्यु वर्ण की स्वतंत्रता, आस्था आदि से संबंधित सवालों पर विचार किया है। अपने अपने अजनबी में व्यक्ति के मृत्यु से साक्षात्कार के प्रश्न को उठाया गया है। जो अपने अपने अजनबी इनका उपन्यास है उसमें मृत्यु से साक्षात्कार के प्रश्न को उठाया गया है। अब हमारे अगले मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं डॉक्टर देवराज। डॉक्टर देवराज का प्रथम उपन्यास है पथ की खोज। यह 2 खंडों में 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उपन्यास का केंद्रीय विषय प्रेम एवं विवाह की नैतिकता से संबंध है। उपन्यास का केंद्रीय विषय क्या है? प्रेम एवं विवाह की नैतिकता। उपन्यास में एक स्त्री या पुरुष के एक से अधिक पुरुषों या स्त्रियों से प्रेम करने के नैतिक प्रश्न को उठाया गया है। पथ की खोज में एक स्त्री या पुरुष की एक से अधिक पुरुषों या स्त्रियों से प्रेम करने के नैतिक प्रश्न को उठाया गया है पथ की खोज में। डॉक्टर देवराज कृत बाहर भीतर, इनके उपन्यास का नाम है बाहर भीतर। डॉक्टर देवराज कृत बाहर भीतर उपन्यास का दूसरा संस्करण भीतर का घाव शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। आप वीडियो जरूर देखिए, न कहीं ऐसा ना हो कि आप वीडियो नहीं देखेंगे तो बाद में आपको पछताना पड़े कि हमने यह चीज़ें नहीं देखी है। इसीलिए जरूर देखिए वीडियो। बाहर भीतर उपन्यास का दूसरा संस्करण भीतर का घाव शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। अजय की डायरी देवराज का सर्वाधिक चर्चित उपन्यास है अजय की डायरी। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार इसमें विश्वविद्यालय परिसर की पृष्ठभूमि में एक असफल वैवाहिक जीवन और मध्यवर्गीय सामाजिक नैतिक मूल्यों के दबाव में प्रेम के त्रासद अंत का चित्रण हुआ है। अजय की डायरी में डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार इसकी पृष्ठभूमि क्या है? विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि परिसर की पृष्ठभूमि है एक असफल वैवाहिक जीवन। सफल माने उनका जो
वैवाहिक जीवन है वह सफल नहीं हुआ था इसके जो पात्र हैं। और मध्यवर्गीय सामाजिक, जो मध्य वर्ग के समाज के नैतिक मूल्यों का दबाव होता है कि प्रेम का त्रासद अंत का चित्रण हुआ है, कि प्रेम करने पर भी, प्रेम विवाह पर भी नियंत्रण रहता है समाज का, परिवार का, इन सब का। और उसका अंत कैसा है, त्रासद अंत, माने बहुत ही दर्दनाक अंत का चित्रण हुआ है इसमें, बहुत ही दुखमय। अजय की डायरी में डॉक्टर देवराज अधिकतर उपन्यास प्रेम एवं दाम्पत्य की समस्याओं से संबंधित है। इनके अधिकतर उपन्यास कैसे हैं, प्रेम एवं दाम्पत्य की समस्याओं से संबंधित हैं डॉक्टर देवराज के उपन्यास। डॉक्टर देवराज कृत मैं, वे और आप उपन्यास को स्वतंत्र उपन्यास कहने के साथ ही स्वयं लेखक ने इसे अजय की डायरी का अगला भाग कहा है। मैं, वे और आप जो इनका उपन्यास है उसे स्वतंत्र उपन्यास कहने के साथ ही लेखक ने स्वयं, डॉक्टर देवराज ने स्वयं इसे अजय की डायरी का अगला भाग कहा है। अब यहाँ पर हमारे मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार खत्म होते हैं। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार में 4 लोग हैं, जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी, अज्ञेय और डॉक्टर देवराज। ये 4 लोग मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं, याद कर लो। प्रश्न आया हुआ है और पूछेगा भी कि कौन कैसा उपन्यासकार है। अब आगे है सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकार। इस धारा के लेखक किसी भी विचारधारा के मोह से बचते हुए अपनी स्वतंत्र दृष्टि से समाज एवं व्यक्ति की समस्याओं का सूक्ष्म अंकन करते हैं। सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकार किसे कहते हैं? सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास के लेखक किसी भी विचारधारा के मोह से बचते हुए अपनी स्वतंत्र दृष्टि से समाज एवं व्यक्ति की समस्याओं का सूक्ष्म अंकन करते हैं। इस धारा के उपन्यासों की यह बड़ी विशेषता है कि ये न तो प्रगतिवादी उपन्यासकारों की तरह समाज को अधिक महत्व देते हैं और न ही मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों की तरह व्यक्ति को। तो यह ध्यान रखना, यहाँ पर आपको 2 पॉइंट मिल रहा है कि अगर जो प्रश्न पूछ ले कि प्रगतिवादी उपन्यासकार किसको महत्व देते हैं, तो प्रगतिवादी उपन्यासकार समाज को महत्व देते हैं और मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार व्यक्ति को महत्व देते हैं। यह व्यक्ति व समाज को जोड़कर देखते हैं। जो सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकार हैं यह व्यक्ति और समाज को जोड़कर देखते हैं। हमारे पहले यथार्थवादी सामाजिक उपन्यासकार हैं विष्णु प्रभाकर। सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकार विष्णु प्रभाकर कृत निशिकांत। उनके पहले उपन्यास ढलती रात का ही पुनर्लिखित रूप है और ढलती रात इसका प्रकाशन वर्ष 1951 ईस्वी है। जो निशिकांत है उसका ढलती रात का पुनर्लिखित रूप है। ढलती रात ब्रिटिश शासन के सन 1920 से 1936 ईस्वी तक की सामाजिक राजनीतिक स्थितियों का चित्रण हुआ है। ढलती रात में 1920 से 1936 तक की ब्रिटिश शासन की सामाजिक राजनीतिक स्थितियों का चित्रण हुआ है ढलती रात में। तट के बंधन उपन्यास में प्रेम एवं विवाह तथा नारी समस्याओं को केंद्र में रखकर लिखा गया है। तट के बंधन उपन्यास प्रेम एवं विवाह तथा नारी समस्याओं को केंद्र में रखकर लिखा गया है। अर्धनारीश्वर उपन्यास में स्त्री के शोषण, बलात्कार एवं यातना का वर्णन करते हुए स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता का अंकन किया गया है। अर्धनारीश्वर
अर्धनारीश्वर नाम से रामधारी सिंह दिनकर ने एक निबंध लिखा है और अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर का उपन्यास भी है। उपन्यासों की इतनी उपन्यास हैं, इतनी कथा वस्तु है, आप सोचेंगे कि इतने सारे हैं हम कैसे याद करें और सब एक ही में मिक्स न हो जाएं अलग अलग उपन्यास। तो बस आप एक बार किताब पढ़िए, एक दो बार, और एक दो बार वीडियो देखिए, बस इतने में तो आपकी याद हो जाएंगे उपन्यासों की कथा वस्तु। अब आगे हैं उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट कृत सागर लहरें और मनुष्य को कई विद्वान आंचलिक उपन्यास मानते हैं। इसमें वर्सोवा के मछुआरों की जिंदगी का यथार्थ एवं मार्मिक चित्रण हुआ है। सागर लहरें और मनुष्य। इनका दूसरा उपन्यास है लोक परलोक। लोक परलोक में उदय शंकर भट्ट ने ग्रामीण जीवन पर आधुनिक सभ्यता के बढ़ते प्रभावों का चित्रण किया गया है। लोक परलोक उपन्यास में ग्रामीण जीवन पर आधुनिक सभ्यता के बढ़ते प्रभावों का चित्रण किया गया। आप देख सकते हैं इस समय अगर जो लड़कियों की बात देखें तो पहले जैसे गांव की जो लड़कियां रहती थी उतना वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनती थी, लेकिन तो अब गांव की लड़कियां भी वेस्टर्न कपड़े पहनने लगी हैं। इसीलिए तो क्या इसमें आधुनिक सभ्यता का उन पर भी, शहरों का और आधुनिक सभ्यता का उन पर भी असर पड़ गया है। तो ऐसे ही आधुनिक ग्रामीण जीवन पर आधुनिक सभ्यता के बढ़ते प्रभाव का चित्रण किया गया है लोक परलोक में। शेष अशेष में साधु सन्यासियों के पाखंड युक्त भ्रष्ट चरित्र का चित्रण हुआ है। उदाहरण देख ही लिए हैं इतने सारे। तो इनका शेष शेष अशेष में उदय शंकर भट्ट के उपन्यास शेष अशेष में साधु सन्यासियों के पाखंड युक्त भ्रष्ट चरित्र का चित्रण हुआ है। अब हमारे हैं आगे उपेंद्र नाथ अस्क। ये भी सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकार में आते हैं। इनका रात का एक नरक उपन्यास अस्क के ही एक नन्ही कंदील का एक अंश है। इनका इन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं। तो रात का एक नरक उनके दूसरे उपन्यास एक नन्ही कंदील का एक अंश है। अब हमारे दूसरे उपन्यासकार हैं अमृतलाल नागर। सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकार दूसरे हैं अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर ने 3 प्रकार के उपन्यास लिखे हैं। एक सामाजिक, यथार्थ के उपन्यास, दूसरा सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन के उपन्यास जिनकी पृष्ठभूमि सन 1850 से 1950 तक का समय है, तीसरा ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास। अमृतलाल नागर कृत महाकाल उपन्यास में बंगाल के अकाल की त्रासदी का चित्रण हुआ है। बूंद और समुद्र उपन्यास को अमृतलाल नागर ने उपन्यास की भूमिका में देश के मध्य वर्गीय नागरिक समाज का गुण दोष भरा चित्र कहा है। जो बूंद और समुद्र उपन्यास है इसके लेखक कौन है? अमृतलाल नागर। बूंद और समुद्र उपन्यास की भूमिका में अमृतलाल नागर ने कहा है कि देश के मध्य वर्गीय नागरिक समाज का गुण दोष भरा चित्र। बूंद और समुद्र उपन्यास को अमृतलाल नागर ने देश के मध्य वर्गीय नागरिक समाज का गुण दोष भरा चित्र कहा है। इसको बूंद और समुद्र को।
बूंद और समुद्र में व्यक्ति और समाज के अंतः संबंधों का विश्वसनीय चित्रण है। किसके? व्यक्ति और समाज के जो संबंध है उसका विश्वसनीय चित्रण हुआ है। उपन्यास लखनऊ के एक बड़े और पुराने क्षेत्र चौक पर केंद्रित है। उपन्यास का समय काल भारतीय गणतंत्र की स्थापना के आसपास का है। तो बूंद और समुद्र महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसमें व्यक्ति और समाज के अंतर संबंधों का चित्रण किया गया है। उपन्यास में लखनऊ के बड़े और पुराने चौक पर केंद्रित उपन्यास का समय काल भारतीय गणराज्य की स्थापना के आसपास का है। मतलब स्वतंत्रता बाद के 15 वर्षों तक का इसमें वर्णन मिलता है इसकी कथा वस्तु में। डॉक्टर गोपाल राय ने बूंद और समुद्र को महाकाव्यात्मक आयाम का उपन्यास कहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि डॉक्टर गोपाल राय ने अमृतलाल नागर के उपन्यास बूंद और समुद्र को महाकाव्यात्मक आयाम का उपन्यास कहा है। शतरंज के मोहरे में 1820 से 1837 तक के अवध क्षेत्र के जीवन का वर्णन है। शतरंज के मोहरे में 1820 से 1837 तक के अवध क्षेत्र के जीवन का वर्णन है। इसमें अवध के नवाबों एवं अंग्रेजों के बढ़ते वर्चस्व के मध्य पिसती हुई अवध की जनता का चित्रण है। अवध के नवाबों व अंग्रेजों के बढ़ते वर्चस्व के मध्य पिसती हुई अवध की जनता का चित्रण हुआ है। सुहाग के नुपुर तमिल महाकाव्य शिल्प्यमधिकारम पर आधारित उपन्यास है। इसमें मध्यकालीन कुल वधुओं तथा बाहरी वधुओं का चित्रण हुआ है। 7 घूंघट वाला मुखड़ा उपन्यास के केंद्र में बेगम समरू का चरित्र है। मानस का हंस तथा खंजन नयन क्रमशः तुलसीदास और सूरदास के जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया है। मानस के हंस में तुलसीदास का जीवन है और खंजन नयन में सूरदास का जीवन चित्रित है। नाच्यो बहुत गोपाल उपन्यास दलित समाज पर केंद्रित है। उपन्यास की प्रमुख पात्र निर्गुणिया ब्राह्मण युवती से मेहतर समाज में जाने की कथा वर्णित है। यह दलित समाज पर केंद्रित है। नाच्यो बहुत गोपाल उपन्यास की जो मुख्य पात्र है कौन? निर्गुणिया है। वह ब्राह्मण है और वह मेहतर समाज के युवक से प्रेम करती है, तो वह ब्राह्मण से मेहतर समाज में जाने की उसकी कथा वर्णित है। करवट उपन्यास अमृतलाल नागर का, इसमें लखनऊ की एक खत्री परिवार की 3 पीढ़ियों लाला मुसद्दीलाल, उनके पुत्र वंशीधर टंडन तथा पौत्र देश दीपक से संबंध कथा वर्णित है। करवट में लगभग वर्णित समय काल लगभग है 1850 से 1905 तक। इसमें खत्री परिवार के 3 पीढ़ियों का वर्णन है करवट उपन्यास में। पीढ़ियां उपन्यास करवट का अगला चरण है। इसमें खत्री परिवार की आगे की 3 पीढ़ियों की कथा है। 1905 से 1985 ईस्वी का इतिहास समेटा हुआ है। अब हमारे दूसरे जो यथार्थवादी सामाजिक उपन्यासकार हैं वह भीष्म शाहनी हैं। भीष्म शाहनी सामाजिक यथार्थवाद के महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। भीष्म शाहनी कृत झरोखे उपन्यास में
एक बच्चे के माध्यम से आर्य समाजी परिवार की संस्कारगत जड़ता का विश्लेषण एवं उसके प्रति विद्रोह की प्रेरणा है। झरोखे में एक बच्चे के माध्यम से आर्य समाजी परिवार की संस्कारगत जड़ता का विश्लेषण तथा उसके प्रति विद्रोह की प्रेरणा है। क्योंकि जो मैं केवल आर्य समाज की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत से समाज है, जो हिंदू समाज है, अपना बौद्ध धर्म, मुस्लिम है, वो लोग अपने जो उनके जो धर्म होते हैं उसके प्रति कितना कट्टर होते हैं। वह इसमें वो अपने जो उनके धर्म के संस्कार होते हैं उन रूढ़ियों में जकड़े होते हैं। तो ऐसे ही इसमें आर्य समाजी जो परिवार है उसके संस्कार अपने धर्म के प्रति जो संस्कार में जकड़ गए हैं उसी का वर्णन झरोखे में हुआ है। कड़ियाँ में विपरीत संस्कारों वाले मध्यवर्गीय पति पत्नी की जीवन कथा वर्णित है। जो इनका कड़ियाँ उपन्यास है, कड़ियाँ उपन्यास में मध्यवर्गीय पति पत्नी विपरीत संस्कार भीष्म सायनी का जो कड़ियाँ उपन्यास है इसमें विपरीत संस्कार वाले माने दो अलग अलग संस्कार में पले वाले मध्यवर्गीय पति पत्नी की जीवन कथा वर्णित है। जैसे राजेंद्र यादव का टूटना उपन्यास टूटना कहानी है, उसमें दो अलग अलग संस्कार में पले हुए लोगों की कहानी उसने लिखी है। वैसे ही भीष्म सायनी ने कड़ियाँ उपन्यास में दो अलग अलग संस्कार में पले बढ़े वाले मध्यवर्गीय पति पत्नी की जीवन की कथा वर्णित की है। इसमें लेखक ने स्त्री को आर्थिक आत्मनिर्भरता के अभाव में पुरुष की बढ़ती हुई निरंकुशता और उसके परिणाम स्वरूप परिवार विघटन की अंतर दशाओं का रेखांकित किया है। इसमें क्या है, लेखक ने स्त्री को आर्थिक आत्मनिर्भरता के अभाव में, जब महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं होती हैं तो पुरुष उन पर कितना अत्याचार करते हैं उसी का वर्णन कड़ियाँ उपन्यास में भीष्म सायनी ने किया है। पुरुष की बढ़ती हुई निरंकुशता और उसके परिणाम स्वरूप परिवार विघटन की अनिवार्यता को रेखांकित किया है। बसंती भीष्म सायनी का अगला उपन्यास है बसंती। बसंती में महानगर दिल्ली में राजस्थान के अप्रवासियों की झुग्गी बस्ती में रहने वाली एक भावुक लड़की बसंती की कहानी है। बसंती उपन्यास में महानगर दिल्ली में राजस्थान के अप्रवासियों की झुग्गी बस्ती में रहने वाली एक भावुक लड़की की कहानी है। महानगर दिल्ली का इसमें वर्णन है। उपन्यास की केंद्रीय पात्र बसंती शोषण का शिकार होने पर भी जीवन में आस्था बनाए रखती है तथा व्यवस्था से लड़ती है। जो बसंती है वह जीवन में उसके साथ वो शोषण का शिकार हो जाती है, फिर भी वह क्या जीवन में आस्था बनाए रखती है। तमस भीष्म सायनी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। यह 1947 के बाद के मार्च अप्रैल में पंजाब में हुए भयानक सांप्रदायिक दंगों पर आधारित है तथा इसमें लाहौर के आसपास के 5 दिनों की कहानी वर्णित है। तमस बहुत ही प्रसिद्ध इनका उपन्यास है। तमस में सांप्रदायिक उन्माद के चित्रण के साथ साथ उन स्थितियों और कारणों का भी चित्रण हुआ है जिसके फलस्वरूप आपसी वैमनस्य ने दंगों का रूप ले लिया। ब्रिटिश शासन और उसके कारिंदों को दंगे भड़काने की योजना का सूत्रधार चित्रित किया गया है। भीष्म सायनी का अगला उपन्यास है मैया दास की माड़ी। मैया दास की माड़ी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखित उपन्यास है। इसमें सन 1840 से
1920 के पंजाब के सामाजिक राजनीतिक जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है। उपन्यास में मैया दास धनपत तथा हुकूमत राय के माध्यम से 3 पीढ़ियों की सामाजिक सांस्कृतिक चेतना के क्रमिक विकास का इतिहास प्रस्तुत किया गया है। कुंतो उपन्यास में नारी जाति की पराधीनता का अंकन हुआ है। इसमें विभिन्न स्त्री पात्रों के पतियों की पर स्त्री गमन की समस्या को उठाया गया है। इसमें अनेक जो स्त्री पात्र हैं उनके जो पति लोग हैं उनका दूसरी स्त्रियों के पास जाने की समस्या को उठाया गया है। नीलू नीलिमा नीलोफर में हिंदू मुस्लिम युवक युवतियों के प्रेम संबंध की कथा कही गई है। नीलू नीलिमा नीलोफर में। अब आगे है उपन्यासकार अमरकांत। अमरकांत काले उजाले दिन, इनके उपन्यास का नाम है काले उजाले दिन। इसकी कथा वस्तु क्या है? परिवार में विमाता की उपस्थिति से नायक के व्यक्तित्व का विघटन दिखाया गया। जो सौतेली माँ रहती हैं परिवार में, उनकी उपस्थिति से नायक के व्यक्तित्व का विघटन दिखाया गया है काले उजाले दिन में। बीच की दीवार में एक स्त्री के अनेक पुरुषों के प्रति आकर्षण की कहानी कही गई है। बीच की दीवार उपन्यास में एक स्त्री के अनेक पुरुषों के प्रति आकर्षण की कहानी कही गई है। इन्हीं हथियारों से अमरकांत का सर्वाधिक चर्चित उपन्यास है। इसमें नायक बलिया जनपद है। उपन्यास में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक के बलिया के सामाजिक जीवन का चित्रण हुआ है। इन्हीं हथियारों से उपन्यास के लिए अमरकांत को 2007 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। यह ध्यान रखना, अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए दिया गया था? इन्हीं हथियारों से, और 2007 में दिया गया था। इन्हें श्रीलाल शुक्ल के साथ संयुक्त रूप से 2009 में के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब आगे हमारे दूसरे प्रमुख व्यक्तिवादी उपन्यासकार को देखते हैं। इसमें केवल 2 ही उपन्यासकार आते हैं, भगवती चरण वर्मा और लक्ष्मी नारायण लाल। भगवती चरण वर्मा के संबंध में मधुरेश लिखते हैं, प्रेमचंद और उनकी परंपरा के लेखकों से भिन्न भगवती चरण वर्मा ने व्यक्ति को एक पृथक आधारभूत सत्ता मानते हुए समाज से अलग और हटकर माना है। इसीलिए यह क्या है? प्रमुख व्यक्तिवादी उपन्यासकार हैं। भगवती चरण वर्मा ने व्यक्ति को एक पृथक आधारभूत सत्ता मानते हुए समाज से अलग और हटकर माना है। व्यक्तिगत जीवन से संबद्ध प्रेम, नैतिकता, पाप पुण्य आदि को ही उन समस्याओं के रूप में अपने उपन्यासों में स्थान दिया है। यह मधुरेश का कथन है भगवती चरण वर्मा के बारे में, यह ध्यान रखना। भगवती चरण वर्मा को व्यक्तिवादी तथा नियतिवादी भाग्यवादी उपन्यासकार माना जाता है। व्यक्तिवादी, नियतिवादी तथा भाग्यवादी। भाग्यवादी और नियतिवादी एक ही है, तो इन्हें व्यक्तिवादी और भाग्यवादी या नियतिवादी उपन्यासकार माना जाता है। चित्रलेखा उपन्यास में पाप एवं पुण्य के नैतिक प्रश्न को उठाया गया है। चित्रलेखा पर फ्रेंच उपन्यासकार अनातोले के उपन्यास थायर का प्रभाव माना जाता है। टेढ़े मेढ़े रास्ते में एक परिवार की 2 पीढ़ियों के मध्य अंतराल चित्रित किया गया है। साथ ही गांधीवाद, साम्यवाद और आतंकवाद को टेढ़े मेढ़े और यथार्थ से परे
रास्ते के रूप में चित्रित किया गया है। टेढ़े मेढ़े रास्ते में एक परिवार की दो पीढ़ियों के बीच मध्य अंतराल को चित्रित किया गया है और साथ ही गांधीवाद, साम्यवाद और आतंकवाद को टेढ़े मेढ़े और यथार्थ से परे रास्ते के रूप में चित्रित किया गया है। 3 वर्ष उपन्यास में प्रेम के विवाह के रूप में परिणत होने पर आने वाली समस्याओं का चित्रण किया। लव मैरिज होता है ना, तो इसमें 3 वर्ष में उन्होंने जो लव मैरिज होता है उसका जो विवाह होने के बाद उन मैरिज में जो समस्याएं आती हैं उनका चित्रण किया गया है 3 वर्ष में। ये कोई मान नहीं है कि जो लव मैरिज है वह चल ही जाए। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार भूले बिसरे चित्र में 3 पीढ़ियों 1890 से 1930 तक की सोच और मानसिकता के बदलाव, पुरानी पीढ़ी के साथ नई पीढ़ी के संघर्ष, औपनिवेशिक शासन के प्रति बुद्धिजीवी वर्ग के मोह भंग और विद्रोह का अंकन किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है भूले बिसरे चित्र। गोपाल राय ने भगवती चरण वर्मा के भूले बिसरे चित्र के बारे में कहा है कि इसमें 3 पीढ़ियों की सोच, मानसिकता, भूले बिसरे चित्र में 3 पीढ़ियों की सोच और मानसिकता के बदलाव, पुरानी पीढ़ियों के साथ नई पीढ़ी के संघर्ष, औपनिवेशिक शासन के प्रति बुद्धिजीवी वर्ग के मोह भंग और विद्रोह का अंकन किया गया है। सीधी सच्ची बात उपन्यास में राष्ट्रीय आंदोलन 1938 से 1948 तक, राष्ट्रीय आंदोलन बुद्धिजीवियों और नेताओं के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया गया है। सीधी सच्ची बात में राष्ट्रीय आंदोलन को, जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे 1938 से 1948 तक के, उसमें बुद्धिजीवियों और नेताओं के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया गया है। सवाई नचावत राम गोसाई उपन्यास में 1919 से 1965 के भी समाज के दूषित भ्रष्टाचार में जीवन का आलोचनात्मक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। यहाँ बीच रहेगा चेयर। बीच समाज के धुप्पल भगवती चरण वर्मा का आत्मकथात्मक उपन्यास है। युवराज चूड़ा तथा चाणक्य ऐतिहासिक श्रेणी के उपन्यास हैं भगवती चरण वर्मा के, युवराज चूड़ा तथा चाणक्य। अब हमारे दूसरे हैं लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल कृत धरती की आंखें आलोचक मधुरेश के अनुसार एक आदर्शवादी और गहरी बुनावट वाला उपन्यास है। अब आगे के उपन्यास को हम आगे के वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि उपन्यास के और सारे भी हैं। ऐतिहासिक उपन्यास हैं, प्रगतिवादी उपन्यास हैं और स्वातंत्र्योत्तर उपन्यास है, महिला उपन्यासकार हैं, दलित उपन्यासकार हैं। तो अब आगे के प्रश्नों को हम आगे की वीडियो में देखेंगे। वीडियो बड़ी हो जाएगी तो आप लोग बोर हो जाएंगे, इसीलिए आगे के प्रश्नों को आगे के वीडियो में देखेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस पर हिंदी की सभी परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है और मैं एक खुद ये सब कर चुकी हूँ, मैं खुद जॉब कर रही हूँ, इसीलिए हमें इसका अनुभव है कि प्रश्न कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए और आप भी एक सफल मनुष्य के रूप में और सफल, जैसे एग्जाम में सफलता पाने के लिए एक सफल इंसान के रूप में सामने आइए समाज में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।